डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका हम लोग लिमिट्स में, डिफरेंशियलिटी में यूज कर चुके हैं, इवन मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा में भी यूज कर चुके हैं। तो उसका प्रूफ यह है, मैं उसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ आपको। फार्मूला है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी टी डी टी, मतलब ये जो इंटीग्रेंट है वेरिएबल टी में लिखा हुआ है, लेकिन लिमिट्स है अल्फा एक्स टू बीटा एक्स। तो जब जी टी को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, ऐसा समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन जी टी कुछ आएगा, मान लीजिए आ गया फाई टी प्लस सी आ गया, ठीक है। और जब हम लिमिट्स डालेंगे, बीटा एक्स डालेंगे, तो ये हो जाएगा फाई बीटा एक्स, है ना। तो फंक्शन तो एक्स का ही रह जाएगा, इसलिए यहाँ एफ एक्स माना गया है। तो कहते हैं अगर ऐसे केस में अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा कि एक्सप्रेशन यही रह जाएगा, मैथमेटिकल टर्म वही रहेगा, बस टर्म की जगह लिमिट्स आ जाता है, यानी कि टी को रिप्लेस करते हैं बीटा एक्स से, तो हो गया जी बीटा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ बीटा, और माइनस सेम काम रिपीट करते हैं अल्फा के लिए, यानी माइनस जी अल्फा एक्स इंटू अल्फा डैश एक्स, ठीक है। तो कैसे प्रूफ होगा ये, पहले इसको देख लीजिए। कहता है कि लेट इंटीग्रल जी टी इज इक्वल टू फाई टी। इसका मतलब हुआ कि फाई का जो डेरिवेटिव होगा फाई डैश टी, वो हो जाएगा जी टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि लिखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो अल्फा एक्स टू बीटा एक्स है जी टी डी टी। इस जी टी डी टी का इंटीग्रल हम लिखते हैं पहले फाई टी, और इस फाई टी में हम अल्फा एक्स टू बीटा एक्स इसकी वैल्यू रखनी है, तो होगा फाई बीटा एक्स माइनस फाई अल्फा एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या होगा, चेन रूल से याद कीजिए, ये हो जाएगा फाई डैश बीटा एक्स इंटू बीटा डैश एक्स माइनस फाई डैश अल्फा एक्स इंटू अल्फा डैश एक्स, ऐसा। अब चूंकि यहाँ फाई डैश बीटा एक्स है तो यहाँ टी की जगह बीटा एक्स डालिएगा, फाई डैश बीटा एक्स बराबर जी बीटा एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी ऑफ बीटा एक्स, समझेंगे। टी की जगह अगर हम बीटा एक्स डालेंगे तो होगा फाई डैश बीटा एक्स इज इक्वल टू जी बीटा एक्स, इसकी जगह होगा जी बीटा एक्स इंटू बीटा डैश एक्स। सेम काम यहाँ हो जाएगा, फाई डैश अल्फा एक्स यहाँ डालिए, होगा जी अल्फा एक्स इंटू अल्फा डैश एक्स। इसको देखकर आपको ये समझ में आता है कि जब भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेरिएबल जो है उसकी जगह लिमिट डालना है। देखिए जी टी की जगह हो गया जी बीटा एक्स, और फिर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना, वही काम लोअर लिमिट के साथ करना है। इसी में एक स्पेशल केस होता है कि अगर लोअर लिमिट जीरो हो गया तो ये सेकंड टर्म हट जाएगा, केवल फर्स्ट ही रह जाएगा। लोअर लिमिट जीरो हो या लोअर लिमिट कांस्टेंट हो तो क्या होगा, अगर अल्फा एक्स कांस्टेंट हो तो ये टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हट जाएगा आपका, है ना। और अगर बीटा एक्स की जगह बिल्कुल सिंपल एक्स ही हो जाए तो फिर वो जी एक्स हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे दे दे कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स डी टी डी टी, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला जिसमें ए जो है वो कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करें और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, देखते हैं। अपर लिमिट आता था जी के अंदर, तो यहाँ टी की जगह डालेंगे एक्स तो होगा जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन, फिर ए डाल देंगे तो होगा जी ए, लेकिन ए का डेरिवेटिव कितना है, जीरो हो जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो केवल आपको डायरेक्ट जी एक्स मिलता है, ठीक है। अब इस पर यूज करते हैं और देखते हैं कैसे लिमिट वगैरह का सवाल हम लोग बनाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के सेकंड फार्मूला का हम एप्लीकेशन देखते हैं। हालांकि वो लिमिट्स में बता दिया गया आपको, मैं एक तरह से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ आपको, था कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए टू एक्स डी टी डी टी देन एफ डैश एक्स और जी एक्स। अब इसी पर एक सवाल है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाई एक्स क्यूब इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स टी एल एन वन प्लस टी बाई टी पावर फोर प्लस फोर डी टी पावर फोर प्लस फोर डी टी, ऐसे। तो अगर एक्स जीरो टेंड कराएंगे तो जीरो टू जीरो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो होगा, है ना। वन बाई एक्स क्यूब को नीचे डाल दिए यहाँ पर ऐसे, एक्स क्यूब इस तरह बाई एक्स क्यूब, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो में क्या होगा कि ये तो जीरो हो ही रहा और ये भी जीरो है, जीरो टू जीरो किसी का भी इंटीग्रेशन जीरो आएगा, यानी कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म का लिमिट हो जाएगा ये। तो हम लोग क्या करते थे, एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे, है ना, एल एच रूल। एल एच रूल ये था कि एफ एक्स बाई जी एक्स अगर है और जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो एफ एक्स बाई जी एक्स का जो लिमिट है वो एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स हो जाता है। तो नीचे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ये पूरा क्या है देखिए, सारा एक्सप्रेशन टी में है, दिस इज जी टी,
होल एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ टी जी टी, ये पूरा टी, लोअर लिमिट 0 है। तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा कि इस टी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये अपर लिमिट एक्स है तो एक्स आ जाएगा, इस सब की जगह हो जाएगा एक्स ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस 4 ऐसे। अब इसमें ये एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई 3 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 4 ऐसे। तो ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स जो होता है एक्स टेंडिंग 0 में, इसका वैल्यू 1 होता है और ये 0 है। 0 प्लस 4 4, 4 इंटू 3 12, तो आंसर आ जाएगा कितना 1/12 ऐसे, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है और इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा हैं IIT मेंस एडवांस में आते हुए, जेईई मेंस एडवांस में, तो इस पर प्रैक्टिस रखनी चाहिए। इसी तरह एक सवाल है, इफ gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x टू sin 2x। अब यहाँ दोनों वेरिएबल है, या दोनों वेरिएबल का फॉर्मूला होगा sin इनवर्स t dt। तो कहता है g'π/2 या z माइनस π/2 का वैल्यू बताओ। तो अब देखिए कि इसमें डिफ्रेंसिएशन का रूल कैसे अप्लाई करें। तो g' बराबर बताया गया sin इनवर्स क्या होगा, इस t की जगह अपर लिमिट डाल देना यानी sin 2x, और डेरिवेटिव में इसका जो डेरिवेटिव है अपर लिमिट का वो मल्टीप्लाई हो जाए यानी कि 2 cos 2x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस सेम काम लोअर लिमिट के साथ करना अगर वो भी वेरिएबल है, सेम काम। तो sin x यहाँ डालिए, होगा sin इनवर्स sin x और इंटू sin x का डेरिवेटिव कितना हुआ cos x। अब मान लीजिए g'π/2 डालना है तो यहाँ π/2 डाल देंगे, g'π/2 जैसे ही π/2 यहाँ डालिएगा ये हो जाएगा cos π, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ π/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई, sin π 0 और sin इनवर्स 0 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, 0 इंटू ये -2 कितना हो जाएगा 0। फिर π/2 डालने से ये भी 0 हो जाएगा, मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह -π/2 डालेंगे, g' -π/2 तो ये हो जाएगा sin -π, यानी sin -π भी 0 होता है और sin इनवर्स 0 फिर 0 हो जाएगा और 0 इंटू जो भी वैल्यू आएगी 0 ही रह जाएगा और -π/2 पर ये भी 0 है, यानी फाइनली आंसर दोनों केस में आपको क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इन्वॉल्व्ड। हालांकि इसका सवाल हम लोग फंक्शंस में ही देख चुके हैं, लेकिन एक बार मैं रिफ्रेश कर दूँ फिर से। कहता है फाइंड इंटीग्रेशन 0 to √3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पार्ट dx। ये सारे सवालों में जो लिखा हुआ ये चीज़ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, और ये सोचते हुए ही निकालना है। इसका मैंने कहा था उस समय फंक्शंस के लेक्चर में कि ये सबसे आसान होता है इसके ग्राफ के सहारे जाना, ठीक है, और अलजेब्राइक मीनिंग जो होता है डेफिनेशन का वो अप्लाई कर देना। अब देखिए जैसे इसमें लिमिट क्या है, x दिया है 0 से √3, ठीक है, तो x² आ जाएगा कितना 0 से 3 तक आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए 0 से 3 में ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, ये रहा x वाला ग्राफ 0 से 3 तक ऐसे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 3 आया, यहाँ 3, ठीक है, तो यहाँ तक गया ग्राफ ये, और ये जो 3 हुआ है वो कब हुआ है √3 पर हुआ है, 0 पर तो 0 ही रहा। इसका रूल ये था कि फंक्शंस में सबसे पहले क्या करते हैं कि y एक्सिस पर इंटीजर्स मार्क कर लेते हैं, जैसे ये हुआ 2, ये हुआ 1, और प्रत्येक इंटीजर से डॉटेड लाइन खींचते हैं ताकि वो ग्राफ को कट करे। जहाँ कट किया वहाँ का x वैल्यू लिख दीजिए, तो ये 1 काटा यहाँ पर, x² को हमने 1 किया तो x की वैल्यू आ गई 1। फिर ये 2 पर कट किया, 2 के सामने डॉटेड लाइन यहाँ ले गए, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, तो x² बराबर √2 करेंगे, उससे x आ जाएगा √2। अब क्या कीजिए कि यहाँ देखिए यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब x² 0, यहाँ x² 0, यहाँ x² 1 है, तो इस पूरे इंटरवल में x² ये अंदर जो टर्म है उसका, इसकी जो वैल्यू है x² की वो 0 और 1 के बीच वेरी कर रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है वो 0 हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा ऐसे ऐसे इसको छोड़कर। उसी तरह यहाँ पर x² का वैल्यू 1 है और यहाँ पर x² का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब इस पोर्शन में आप समझें फॉर दिस पोर्शन तो x² 1 से 2 के बीच वेरी कर रहा है, इसको इंक्लूड कर लेते हैं इसलिए इक्वल टू लगता है, हायर इंटीजर छोड़ा जाता है इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये जो ग्राफ है 1 से 2 के बीच वाला, इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 1, यानी यहाँ आ जाएगा 1। उसी तरह ये 2 से 3 है, इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 2, ठीक है, इसका एरिया निकाल देना है और जो एरिया होगा अलजेब्राइक वैल्यू वही इसका डेफिनेशन होगा। तो यहाँ से 0 से 1 में तो वो एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 फर्स्ट पार्ट में। फिर यहाँ से आएगा ये एरिया,
इस एरिया को लिखेंगे प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 प्लस इसका ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू √3 माइनस √2। इसको सॉल्व कर दिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आएंगे हम लोग सेकंड पर। सेकंड में क्या है, log x का ग्राफ याद करिए। log x ग्राफ -50 से जाता है इस तरफ तक, इन्फिनिटी तक। अगर बेस 1 से ज़्यादा हो तो यहाँ बेस 1 से ज़्यादा है log x की ग्राफ, और यहाँ 1 पे ये 0 हो जाता है, 1 0। हाफ पर कितनी वैल्यू होगी, तो अगर log x की वैल्यू, जब x का वैल्यू हाफ डालेंगे तो log हाफ बेस 2 हो जाता है -1, यानी हाफ पर इसकी वैल्यू हो जा रही है नीचे यहाँ -1, यहाँ -1, ये हुआ -1। इसके नीचे ग्राफ हमको नहीं लेना है। ठीक है, और 4 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 4 यहाँ डालेंगे तो log 4 हो जाएगा 2। ठीक है, यानी यहाँ अगर 4 ले लें तो इस 4 पर इसकी वैल्यू आ रही है 2 के बराबर, यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है 2 के बराबर। ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट लगाना होता है तो मैंने कहा था कि ग्राफ में मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में जितने भी इंटीजर्स दिखाई पड़ेंगे वाई एक्सिस पे, वो मार्क कर लेना है। तो यहाँ तो एक 1 दिखेगा, 2 के नीचे एक यहाँ 1 दिखेगा, फिर यहाँ एक 0 दिखेगा और नीचे -1। 1 के सामने डॉटेड लाइन खींचना है, ये जहाँ काटा उसका x कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। तो log x बराबर 1 करेंगे, log x बेस 2 बराबर 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, फिर log x 0 हुआ यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ -1 का एक पॉइंट मार्क कर लेना है इस पर। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, -1। तो अब देखिएगा कि हाफ से 1 के बीच में, जब x का वैल्यू हाफ से 1 है, मतलब इस पोर्शन में, देखिए इस पोर्शन में, तो log x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में। फॉर इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ कि हाफ टू 1 में अगर आप जाएंगे तो log x बेस 2 जो है वो आ रहा है -1 से 0 के बीच में। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो -1 हो जाएगा हाफ टू 1 में। तो इस पोर्शन में आपको क्या करना है, यहाँ ले लेना है -1 ऐसे। ठीक है, उसी तरह ये जो ग्राफ है देखिए, यहाँ 0 हो रहा है और यहाँ 1 हो रहा है, तो इसका डोमेन है 1 to 2। तो इन द डोमेन 1 to 2 द वैल्यू ऑफ log x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरह जब x 2 to 4 है तो log x की वैल्यू 1 से 2 है, इसलिए इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा कितना, 1। तो ये एरिया निकाल दीजिए। ठीक है, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर ये एरिया निकाल दिए, लेकिन ये एरिया नीचे है इसलिए इसके नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। मतलब इसको लिखिएगा कि इट्स एरिया इज, ये 1 है, 1 माइनस हाफ, ये हाफ इंटू 1, तो एरिया हाफ हो गया, लेकिन माइनस साइन लगा देंगे। फिर इसका एरिया तो 0 हो गया और इसका एरिया हो गया 2 इंटू 1 यानी 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब रह गया थर्ड वाला। थर्ड वाले को देख लिए, क्या करना है, 2 cos x के ग्राफ बनाइए पहले। तो 2 cos x का जो ग्राफ होता है, ठीक है, 0 से पाई में हम लोग ले चलते हैं ऐसे ग्राफ, इस तरह से यहाँ पाई तक, पाई पर इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू हो जाएगा पाई पर। 2 cos x कितना आ जाएगा, -2, और 0 पर कितना हो जाएगा, 2। इधर लेने की जरूरत हमको नहीं है, और π/2 पर ही कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। बीच में इंटीजर्स आपको एक यहाँ मिलेगा 1, ये 0 हो गया π/2 पर, फिर यहाँ जाएगा -1। -1 कब हुआ, तो आप 2 cos x को -1 करेंगे, cos x आ जाएगा -12, cos x -12 यहाँ होगा, यहाँ पर, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2π/3। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2π/3। फिर 1 कब होगा, तो 2 cos x को 1 के बराबर कीजिए, cos x हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा π/3। ठीक है, अब वैल्यू देखते जाइए क्या होगा। यहाँ पर 2 cos x 1 है और यहाँ 2 है, ये पूरा पोर्शन 1 से 2 के बीच में, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 1। लेकिन हायर इंटीजर छूटता है, हायर इंटीजर लेफ्ट में, तो यहाँ वैकेंसी लेफ्ट साइड बनेगी। यहाँ y कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पूरा इंटरवल बदलेगा 0 में ऐसे। ठीक है, फिर देखिएगा π/2 से 2π/3 के बीच में, इस जोन में, इस डोमेन में 2 cos x जो है वो वेरी कर रहा है -1 to 0, तो ये पूरा ग्राफ -1 में कन्वर्ट करेगा इस जोन में। इससे डॉटेड लाइन नीचे लाइए और इस डोमेन में आप इसको लिख लीजिए -1 ऐसे। ठीक, 2π/3 से, इस 2π/3 से पाई के बीच में, मतलब इस डोमेन के अंदर जो 2 cos x है वो वेरी कर रहा है -1 से -2, -1 से -2, ये पूरा ग्राफ टूट कर बदल जाएगा कितना, -2 में, इस डोमेन के अंदर। तो इसको नीचे एक्सटेंड करिए, इसको नीचे एक्सटेंड करिए ऐसे। ठीक है, डोमेन यहाँ आ गया, इस डोमेन में इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, -2 के बराबर ऐसे।
अब क्या करना है, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है ऊपर वाले का, ये तो 0 हो गया, फिर इसका नेगेटिव वैल्यू लेंगे, फिर इसका नेगेटिव वैल्यू लेंगे, है ना। तो आपको डेफिनेटेशन आ जाएगा ऐसे, π/3 × 1 ये पॉजिटिव वैल्यू, फिर इसका नेगेटिव वैल्यू कितना होगा 2π/3 - π/2 × 1, है ना। 2π/3 - π/2 ये होगा × 1, ये एरिया हो गया, लेकिन माइनस लगा दिए। फिर इसका ले लेंगे माइनस, कितना होगा 2 × ये गैप, यानी कि π - 2π/3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा